नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी जीके की फटाफट सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। हमने 60 प्रश्नों को विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसी क्रम में ये आज तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 90 तक 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, 4 मई को हमारे 2 वीडियो लेक्चर आए थे और आज है 5 मई, और आज मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 4 वीडियो लेक्चर मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आपको उन वीडियो लेक्चर्स को देखना है। देखिए, प्रश्न आपको इसमें लग रहे होंगे कि यार ये तो आसान से प्रश्न है, हमें आते हैं ना दोस्तों, तो आपका अभिनंदन है, क्योंकि ये ही वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने आपको कराए हैं, किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन्हीं प्रश्नों को कवर कर रहा हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। टफ प्रश्न भी मैं करा दूंगा दोस्तों, स्टेटमेंट्स भी बना दूंगा। बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास में, हर तरह का प्रश्न मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। प्रश्न देख करके आप खुश भी हो जाएंगे, आहा बढ़िया कंटेंट है। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आपको दिखेंगे, सबसे पहले हम उन्हें कवर कर लें। 500-600 डायरेक्ट प्रश्न है, उसके बाद बीच बीच में भी मैं टफ प्रश्न लाता रहूंगा, और एंड में हम टफ प्रश्नों की सीरीज भी कर लेंगे कि अगर पैटर्न चेंज हो जाता है किसी भी कारण से, तब भी आपको समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको पता है कम से कम 500 व्यू का आपको टारगेट टच करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का सेशन, और आज का पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल। तो देखिए, बुंदेलखंड की बात हो रही है। सभी जानते हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पठारी भाग है, जहां मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है। यानी बुंदेलखंड का ये जो हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। देखिए, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। चर्चा करी थी हमने, वे 11 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो वे 11 जिले हो जाएंगे आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं प्रयागराज। देखिए, 11 जिले हैं, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आपको अब ये 11 जिले आप कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों टुकड़ों में याद कर सकते हैं। देखिए, ये 3 जिले आप अलग से याद कर लीजिए, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये 2 जिले आप अलग से याद कर लीजिए, आगरा और इटावा। प्रश्न के माध्यम से कर लीजिए, मैं प्रश्नों में कराऊंगा ही कराऊंगा। आगरा और इटावा मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। साथ ही बुंदेलखंड में मुख्यतः 7 जिले पड़ते हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। तो इसमें से हमीरपुर को यदि छोड़ दिया जाए, तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। लीजिए, हो गया 6 और 3 9 और 2 11। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता, ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमीरपुर। हमीरपुर एक ऐसा जिला है बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, जुजाक भुक्ती निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? देखिए, जुजाक भुक्ती मालवा प्रदेश में पड़ता था। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। यहां पर चंदेल वंश का शासन था। चंदेल राजाओं ने भारत में किस ऐतिहासिक
स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है किस चंदेल वंश को? तो याद रखिएगा, खजुराहो की जो गुफाएं या खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं और चंदेल राजाओं का शासन बुंदेलखंड क्षेत्र में था, जिसे जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण राजा चंदेल वंश में हुए हैं परमर्दी देव चंदेल, और परमर्दी देव चंदेल के सेनापति आपने नाम सुने होंगे आला और ऊदल। बुंदेलखंड में आला ऊदल की वीरता की कहानियां प्रचलित हैं। आला और ऊदल जिनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और कहते हैं यदि आला ऊदल से न भिड़े होते ना पृथ्वीराज चौहान तो तराई के दूसरे युद्ध में पराजित भी नहीं होते, क्योंकि आला ऊदल पराजित हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण सैन्य शक्ति का नाश कर दिया था। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की कथाएं हैं। तो जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रदेश का वह जिला कौन सा है, वह जिला नहीं दोस्तों, वह क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित है? क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा जो है सर्वाधिक पीड़ित है, या उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो आप थोड़ा लॉजिक से भी उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। आप पढ़ते हैं कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, आप अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। कोसी नदी जो हमेशा अपना रास्ता परिवर्तित करती रहती है, जिस वजह से बिहार में बाढ़ आती है। यानी जो बिहार वाला क्षेत्र है ये बाढ़ से पीड़ित है, और बिहार उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा से लगता है। इसका मतलब ये जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये सर्वाधिक पीड़ित होना चाहिए बिहार से। यही हमारे प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बनाता? देखिए 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के गठन से पूर्व नेपाल के साथ साथ चीन का तिब्बत का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता था, पर वर्तमान में केवल नेपाल उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके साथ ही 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। देखिए प्रश्न आपको ऐसे लग रहे होंगे बार बार आ रहे हैं, बार बार नहीं आ रहे, हर बार प्रश्न लगे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको हर बार दे रहा हूं क्योंकि मैं क्लास में ही आपको सब कुछ रटा देना चाहता हूं, यही मेरा प्रयास है दोस्तों। तो बार बार सुनिए, बार बार नोट कीजिए। तो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता, पहले हरियाणा की बात कर लें तो दोस्तों हरियाणा से 6 जिले सीमा बनाते हैं, और वे 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा सहारनपुर, साथ ही एक हो जाएगा शामली, शामली के अलावा एक हो जाता है आपका बागपत, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ये 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अब देखिए ये 6 जिले हैं। अगर मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा दूं और मैं आपसे पूछूं कि एनसीआर में शामिल वह जिला कौन सा है जो हरियाणा से सीमा बनाता है? अब आपको एनसीआर में शामिल जिले पता होने चाहिए, और एनसीआर में हमें पता है बुलंदशहर है, बागपत है, हमने ये ट्रिक पढ़ी थी। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा लिख लेते हैं। बुलंदशहर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, शामली है। यानी कि बागपत आपका एनसीआर में शामिल जिला है जो हरियाणा से सीमा बनाता है। साथ ही आपका गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जो एनसीआर में शामिल है और हरियाणा से सीमा बनाता है। शामली एक ऐसा जिला है जो एनसीआर में शामिल है और हरियाणा से सीमा बनाता है। तो इस तरीके से प्रश्न घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरह की स्थिति के लिए दोस्तों तैयार रहना होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगरा। आगरा जो है हरियाणा से सीमा नहीं बनाता। देखिए हमने जो है
हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया था। हिमाचल प्रदेश जो है केवल सहारनपुर से सीमा बनाता है, यानी एक हो गया था हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को भी देखा। छत्तीसगढ़ जो है सोनभद्र से सीमा बनाता है और झारखंड भी सोनभद्र से ही सीमा बनाता है। इसके अलावा राजस्थान हमने देखा था आगरा और मथुरा से सीमा बनाता है, केवल आगरा और मथुरा से। जबकि बात करें दिल्ली की तो दिल्ली गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से सीमा बनाता है। इसके अलावा हमने हरियाणा देख लिया। हरियाणा के 6 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड को भी देखा था कि उत्तराखंड के 7 जिले सीमा बनाते हैं। बिजनौर, हरियाणा के 6 जिले हैं, उत्तराखंड के 7 जिले हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर। साथ ही बिहार, पूरे ट्रिक से देखा था हमने। बिहार की 7 राज्य बिहार से सीमा बनाते थे। कौन कौन से? तो गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सोनभद्र, चंदेली और बलिया। इसी प्रकार हमने नेपाल के भी पढ़े थे। तो सभी राज्य जो सीमा बनाते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गंडक नदी द्वारा प्रदेश की किस सीमा का निर्धारण किया जाता है? उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा या पूर्वी सीमा? तो गंडक नदी बिहार के आसपास के क्षेत्र में बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। इसका तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी सीमा। वहीं बात करें यदि पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा का निर्माण होता है यमुना नदी से। यमुना नदी से। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तरी सीमा, तो उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का जो सबसे बाहरी भाग है वो शिवालिक की श्रेणी है। शिवालिक की श्रेणी के बाद भाबर और तराई क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसका मतलब उत्तरी सीमा, क्योंकि भाबर तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तरी सीमा कौन बना रहा है? शिवालिक की श्रेणियां। उत्तराखंड के साथ जो सीमा बनती है शिवालिक की श्रेणियां, वो उत्तरी सीमा बनती है। और आपका टास्क है, आप बताएंगे कौन सी नदी प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, या कौन सा भौतिक क्षेत्र प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। जैसे नदी के बारे में हमने बात करी, पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है, पूर्वी सीमा गंडक नदी बनाती है, वहीं उत्तरी सीमा भौतिक क्षेत्र शिवालिक की श्रेणियां बनाती हैं। तो आपको बताना है दक्षिणी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है। कोई नदी हो सकती है या कोई भौतिक प्रदेश भी हो सकता है। बताइएगा जरूर दोस्तों। देखिए सर्च करेंगे तो आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। मैं तो बताऊंगा ही, चर्चा करूंगा ही आपसे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है? तो एनसीआर में आपका बुलंदशहर शामिल है, बागपत शामिल है। एक हो जाएगा आपका बुलंदशहर। बार बार नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, क्लास में ही इसको रट के फेंक दीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, तो क्लास में ही आप बस जब भी क्लास में सुने तो बिल्कुल माइंड में आपके बैठ जाए। बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और शामली। जब भी एनसीआर की बात आए तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं, BBMMGGHS। तो आप अब देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से अमरोहा एनसीआर में शामिल नहीं है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? देखिए चट्टानों की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। तो दोस्तों एक ट्रिक अगर आप याद रख सकें, वैसे मैं ज़्यादा ट्रिक की बात करता नहीं हूं क्योंकि ट्रिक से याद रखने के लिए भी फिर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास मुश्किल से 7-8 ट्रिक हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इससे ज़्यादा ट्रिक मैंने बनाई नहीं है। बाकी कुछ ट्रिक मैं सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से बना लेता हूँ, स्टूडेंट को अच्छी लगती है तो वो अपने पास याद रख लेता है, अदरवाइज वो नॉर्मली याद कर लेता है। हमारा काम तो बताना होता है।
तो चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस क्रम में हुआ है, तो एक ट्रिक होती है आधा कवि गोद में। आ से जो है आर्कियन युग की चट्टान है, धा से धारवाड़ क्रम की चट्टान है, क से कडप्पा युग की चट्टान होती है, कडप्पा युग की चट्टान, वी से विंध्यन क्रम की चट्टान होती है, गो से गोंडवाना क्रम की चट्टान होती है, द से होता है दोस्तों दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान, म से कुछ नहीं है। तो ये जो है आपके पास में 6 प्रकार की चट्टान है। अगर पूछ ले सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी होती है, तो आर्कियन युग की चट्टान। आर्कियन युग की चट्टान के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का जन्म हुआ, फिर कडप्पा युग की चट्टान का, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान का, उसके पश्चात गोंडवाना क्रम की चट्टान का, और सबसे नवीनतम है दक्कन ट्रैप की चट्टान है। अब इन चट्टानों में से उत्तर प्रदेश का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो वो हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। विशेषतः जो उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, उसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश का निर्माण, क्योंकि सबसे पुरानी फिर उस केस में जो है विंध्यन क्रम की हो जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर विंध्यन क्रम की चट्टान हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का हम मान लेते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान प्रश्न में, जबकि अगर विशेष हिस्सा पूछ लिया जाए तो बुंदेलखंड का जो हिस्सा है उसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। किस युग में हुआ है अगर ऐसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग में। अब बुंदेलखंड का ये जो हिस्सा है ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित है, जबकि अगर मैदानी भाग की बात करें तो वो प्लीस्टोसीन युग में निर्मित है। तो बुंदेलखंड का ये जो हिस्सा है ये किस में है, प्री कैम्ब्रियन युग में। किस चट्टान से, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए अगला है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न में से किसका भाग है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लॉरेशिया या टेथिस सागर। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि प्रारंभ में संपूर्ण पृथ्वी एक गोला थी जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे, और इसके चारों तरफ जो पानी था उसे पेंथालासा कहते थे। लेकिन इसका हो गया विभाजन 2 टुकड़ों में, और ऊपरी हिस्सा बना अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं, और ये जो नीचे दक्षिण वाला हिस्सा था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से कई महाद्वीप बने जिसमें उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है, इसके अलावा सागरों का निर्माण भी हुआ। गोंडवाना लैंड से यदि बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, साथ ही प्रायद्वीपीय भारत का भी निर्माण हुआ। पूरे भारत का निर्माण नहीं हुआ गोंडवाना लैंड से, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। और इसी प्रायद्वीपीय भारत में पठारी प्रदेश भी पड़ता है, और पठारी प्रदेश का ही हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। यानी बुंदेलखंड मुख्यतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसी वजह से हम कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक भी हिस्सा कहीं किसी चीज से टच करता है तो पूरा हम उसी का मान लेंगे। सबसे प्राचीन जड़ कहां से आई हैं, तो उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखिए मैदानी भाग या हिमालय पर्वतीय प्रदेश ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पठारी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। बाकियों का तो फिर टेथिस सागर के में जब आप साथ भरते चले गए तो टेथिस सागर से हिमालय पर्वत बना, वो सब ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। तो अभी आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है और विशेषतः बुंदेलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है? देखिए उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व 4 प्राकृतिक भाग थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तराखंड के विभाजन के बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अब उत्तराखंड में चला गया, तो उत्तर प्रदेश के 3 ही प्राकृतिक भाग रह गए। तो प्राकृतिक भाग कितने हैं उत्तर प्रदेश के? 3 हैं। पूछ ले कौन कौन से, तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, और पूछ ले तीसरा कौन सा है, तो दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। केवल ये 3 रह गए, पहले 4 हुआ करते थे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, लेकिन उत्तराखंड का विभाजन जो सन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ उसके बाद केवल यही 3 प्राकृतिक प्रदेश शेष रह गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से गाजीपुर तक, सहारनपुर से गाजीपुर तक विस्तृत है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो भाबर और तराई का क्षेत्र है ये सहारनपुर से प्रारंभ होता है, लेकिन ये गाजीपुर तक नहीं है। गाजीपुर जो बिहार की सीमा पे पड़ता है वहां तक नहीं है, बल्कि बिहार की सीमा पर ही एक और जिला स्थित है, उसका नाम है कुशीनगर। तो ये कहां तक है? तो ये कुशीनगर तक है। जबकि पश्चिम से पूर्व की तरफ भाबर और तराई क्षेत्र की चौड़ाई घटती जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। असत्य पूछा है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए चलें आगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र में जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं? भू आकृति है जलोढ़ पंख, जो कि भाबर एवं तराई क्षेत्र में दिखाई देते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किस जिले में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार नहीं है? देखिए पर्वत अब उत्तर प्रदेश में बचे नहीं है, लेकिन छुटपुट अवशेषों के रूप में हैं। छोटे मोटे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र बचते हैं, जो बिल्कुल पर्वत पदीय प्रदेश हम जिन्हें कह सकते हैं। वो भी अगर बात करें हम, तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर है? तो जो भी उत्तराखंड से सीमा बनती हैं जिन क्षेत्रों में, विशेषता वही है। बिजनौर हो गया, बिजनौर के अलावा सहारनपुर हो गया, पीलीभीत हो गया। देखिए उत्तराखंड से सभी की सीमा नहीं बनती, जैसे शाहजहांपुर की नहीं बनती। तो मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले सभी। आप याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र किन किन जिलों में है। तो बिजनौर में है, सहारनपुर में है, पीलीभीत में है, शाहजहांपुर में है और लखीमपुर खीरी में है। केवल यही है, इन्हीं में है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो जौनपुर नहीं है। वैसे भी जौनपुर तो बहुत नीचे पड़ता है, आपका जो है मिर्जापुर सोनभद्र के बगल में पड़ता है। तो यहां तो पर्वतीय क्षेत्र का कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जौनपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फटाफट देखेंगे। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है? तो सभी जानते हैं गंगा यमुना का जो मैदान है मुख्यतः यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे कांप मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। प्रदेश के किस जनपद में गंगा यमुना के मैदानी भाग का विस्तार नहीं है? वाराणसी, जौनपुर, महोबा, बलिया। तो देखिए गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में फैला हुआ है। इस प्रश्न को आप थोड़ा लॉजिक से देखिए। महोबा बुंदेलखंड का हिस्सा है। झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सभी जिले बुंदेलखंड में आते हैं। इसका मतलब ये गंगा यमुना के मैदान का क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेशों के बारे में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर है और इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं और ये कथन के अलावा नॉर्मली भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल में जो ढाल है वो किस ओर है। तो पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा है? तो पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर। पश्चिमोत्तर यानी ये वाला हिस्सा पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी ये दोनों ही कथन आपके कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों सत्य। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पठारी भाग उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में दो ही पठार पाए जाते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में जो पठार फैला है वो है बुंदेलखंड का पठार, जबकि हजारीबाग का पठार ये तो बिहार में पाया जाता है। इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बुंदेलखंड में पाई जाने वाली प्रमुख घास का नाम। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से में एक विशेष घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिलास। रट लीजिएगा इसे, कई बार पूछा गया है। बघेलखंड स्थित है बुंदेलखंड के उत्तर में, बुंदेलखंड के दक्षिण में, बुंदेलखंड के उत्तर पश्चिम में या बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में। तो दोस्तों बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका बघेलखंड, यानी ये बुंदेलखंड का पठार है तो दक्षिण पूर्व में यानी इस वाली दिशा में यहां कहीं पर बघेलखंड का पठार स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है, बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है माही नदी, गंडक नदी, सोन नदी, चंबल नदी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सोनभद्र का जो हिस्सा बुंदेलखंड के पठार में पड़ता है वो उसमें जो है आपकी सोन नदी प्रवाहित होती है और सोन नदी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। जिसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती है और उत्तर प्रदेश के केवल सोनभद्र जिले में बहने के बाद ये बिहार में चली जाती है। तो बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी दोस्तों सोन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड के पठारी भाग का ढाल है। तो आपसे पूछ रहा है बुंदेलखंड में ढाल किधर है। देखिए ढाल जब भी आपको चेक करना हो ना तो उस क्षेत्र की आप नदी को चेक कीजिए, नदी किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। बुंदेलखंड की सबसे प्रमुख नदी है सोन नदी जो कि अमरकंटक से आती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी दक्षिण से आ रही है और उत्तर की तरफ उसका प्रवाह है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड के पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई निम्न में से कितनी है? तो बुंदेलखंड का जो पठारी प्रदेश है उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, यानी बुंदेलखंड के प्रदेश की औसत ऊंचाई हो जाएगी 300 मीटर। चलिए उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों इस पर ये इंडियन ज्योग्राफी का भी प्रश्न है। देखिए ये होते हैं आपके पर्वतों के बाद यहाँ पे शिवालिक है, इसका जो सबसे नीचे हिस्सा है पर्वतों का वो शिवालिक है। इसके बाद अब नदियां जब पर्वतों पर बहती हैं तो पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती हैं, लेकिन जैसे ही नदियां पर्वतों से प्रवेश करने के बाद मैदान में आती हैं तो उनकी चाल देखिए यहाँ तो बहुत तेजी से बह रही हैं तो बड़े बड़े पत्थर ला रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है तो उनकी चाल ढीली हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये पत्थरों को आगे नहीं ले जा पाती। तो पर्वतीय प्रदेश में ये पत्थर जमा हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं नदियां यहाँ विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के बीच में वो नदियां दिखाई नहीं देती और जब इन पत्थरों से भी नदियां निकलती है तो ऐसा लगता है नदियां पुनः प्रकट हो रही हैं। इसी क्षेत्र को कहते हैं भाबर का क्षेत्र। और भाबर के बाद तराई क्षेत्र आता है दोस्तों। तो तराई क्षेत्र में तो दलदली मृदा पाई जाती है, जबकि इस भाबर के क्षेत्र में पाए जाते हैं कंकड़ पत्थर यानी ककरीली और पथरीली मृदा। तो तराई क्षेत्र पूछे तो दलदली मृदा हो जाएगा, जबकि भाबर क्षेत्र पूछे तो ककरीली और पथरीली मृदा। चलिए उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। देखिए लाल मिट्टी के बारे में यदि बात करें तो लाल मिट्टी प्रदेश के मुख्यतः 7 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा आपका प्रयागराज, इसके अलावा झांसी है, मिर्जापुर है, झांसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर के अलावा आपका सोनभद्र हो गया, बांदा, हमीरपुर और चंदौली। इन जिलों में दोस्तों लाल मृदा पाई जाती है। तो यहां पे देख लीजिए मिर्जापुर आपको मिल रहा है, झांसी आपको मिल रहा है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सोनभद्र हो सकता है, बांदा हो सकता है, हमीरपुर हो सकता है, चंदौली हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है। हर प्रकार के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। वो प्रश्न तो पूछ लिया, अब बदल देगा ऑप्शंस। प्रश्न कहां से लाएगा नए प्रश्न? तो हम सब करा देंगे इस क्लास में, ऑप्शंस बदल सकता है। तो ऑप्शन के लिए डिटेल पढ़िए। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो दोस्तों 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, जबकि लवणीय मृदा
खारी मृदा सबसे ज्यादा प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो आगरा मंडल में और अलीगढ़ मंडल में पाई जाती है। अलीगढ़ जो कि प्रदेश का नवीनतम मंडल है, जिसमें 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। तो अलीगढ़ और आगरा में लवणीय मृदा पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? देखिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न जैसे ही आएगा आप उत्तर कर देंगे 9, सोचेंगे सही हो गया, प्रश्न गलत हो जाएगा, मेरिट आएगी, मेरिट में कहेंगे ओहो 1 नंबर सही हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों ये स्थिति मत लेकर आइएगा, बहुत दुखदाई होती है ये स्थिति। तो मुख्य, ये शब्द दिख रहा है आपको मुख्य, इसको देखिएगा। अगर मुख्य नहीं दिया ना तब प्रश्न का उत्तर 9 होगा, और यदि मुख्य दिया है तो 3 होगा, क्योंकि मुख्य कृषि जलवायु 3 है और इन्हीं 3 को बाद में 9 में विभाजित किया गया है। तो वे 3 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। एक हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। और एक हो जाएगा दोस्तों मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान से प्रश्न कीजिएगा, यदि मुख्य पूछे ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर होगा 3। चलिए अगला है मृदा, जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर में जो मृदा पाई जाती है उसमें दोस्तों पोटाश की होती है कमी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु कहां सर्वाधिक होती है? बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार आया है और ज्यादातर को इसका उत्तर पता भी होगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी क्षेत्र में होती है, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। और यदि जिला विशेष पूछ ले तब ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा किसमें होती है? वही तो अगला प्रश्न है दोस्तों। तो आप बताइए सबसे कम वर्षा किस जनपद में होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा जनपद में। अगला और आज वीडियो का अंतिम प्रश्न, नहीं अंतिम नहीं है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, 89 है ये। तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने थे? 3, मध्य गंगा, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र और मध्य पठार एवं पठारी क्षेत्र। यहां पूछ रहा है शस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, मुख्य करके दिया नहीं, और वैसे भी ऑप्शन में 3 और 9 का कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 9 शस्य जलवायु क्षेत्र उपस्थित हैं। चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कटिबंध के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को रखा गया है? सबसे पहले तो कटिबंध समझिए दोस्तों क्या होता है। तो ये है पृथ्वी, ये इसका भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, यहां से लेकर के इधर आती है कर्क रेखा और इधर आती है मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। और इसके बाद ये जो आपकी आर्कटिक रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। और इसके बाद का ये हिस्सा कहलाता है शीत कटिबंध। तो भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपका उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। देखिए जलवायु नहीं बात कर रहा हूं, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में स्थित है। देखिए भारत उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में क्यों है? क्योंकि भारत 8 डिग्री से प्रारंभ होता है,
ठीक है, तो फिर उष्ण कटिबंध हुआ कि नहीं हुआ, और उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा को क्रॉस करके जो है उपोष्ण कटिबंध में भी आ जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका तात्पर्य है कि ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा रटिए। ज्योग्राफी में ये चीजें मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पढ़ाने जाऊंगा तो ये फटाफट सीरीज नहीं रह जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। तो उत्तर प्रदेश का यदि कटिबंध पूछे तो उपोष्ण कटिबंध, जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की हो जाएगी, वो चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन सीधे सीधे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उपोष्ण कटिबंध। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर लेकर के 30 प्रश्न आएंगे, और आज ही लेकर के आएंगे। आज मेरा मेरा जो लक्ष्य है वो 3-4 वीडियो करा देने का है। यानी मैं चाहता हूं कि 180-200 तक प्रश्नों तक हम आज ही कवर कर लें। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।